everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर जो हैं वो रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। क्लास 9th इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक्स में मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं। ये चारों चैप्टर्स जो है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, ठीक है, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये चारों चैप्टर्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इनका टेस्ट भी ले चुके हैं। अब आगे जो कहानी आ रही वो है कि रिवीजन। तो रिवीजन कैसे किया जाए, तो हियर इज समथिंग रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल, जो क्या है, जो कि रैपिड रिवीजन होने वाला है, जिसमें हम पूरे चैप्टर्स जो हैं इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर्स रिवाइज करेंगे तेजी से। आपकी नजरों के सामने से चैप्टर दौड़ के जाएगा। ये रिवीजन आपको सप्लीमेंट करेगा आपके एग्जाम्स में चीजों को रिवाइज करने के लिए। सब्स्टिट्यूट नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर देना है। बाकी रिवीजन के लिए दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो एंजॉय द रिवीजन विद द चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर चालू होता है इंट्रोडक्शन से। स्नैप रिकैप फॉर दिस चैप्टर। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है कहां से? स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है आपका एक प्रॉपर इंट्रो के साथ में। वो जो इंट्रो है, तो उस इंट्रो को जैसे अगर आप देखते हैं तो उस इंट्रो में हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बताया गया कि पालमपुर कैसा है। उसके बाद में टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वाले टॉपिक में ये बताया गया लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कैपिटल में वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए लगता है वो वर्किंग कैपिटल, और जो फिक्स्ड एसेट्स में होता है वो फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इतना चैप्टर समझने के बाद में एक कदम आगे बढ़े अगर, तो इतना चैप्टर समझने के बाद में आगे बढ़ते हैं तो क्या अब इसी आंसर से पूरा चैप्टर खुला हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कहां हो रहा है, तो टिपिकल एग्जांपल जो है प्रोडक्शन का वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, जो कि पालमपुर में होता है। अब किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये होते हैं। तो एग्रीकल्चर का एग्जांपल ले रहे हैं तो लैंड इज फिक्स्ड। क्या लैंड की लिमिटेशन है कि लैंड फिक्स्ड है, उसमें हमारी मल्टीपल नीड्स होती है, उसमें खेती करते हैं सब गांव के लोग। ठीक है, अब लैंड इज फिक्स्ड एक टॉपिक आया जिसमें बताया गया कि लैंड है, सबके पास खेती कर रहे हैं। तो उसके बाद में क्या है, वही लैंड से और क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है? इज देयर एनी वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड लैंड? तो यस, क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, ये सारा चीजें। अब आपने प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, लैंड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया, विल द लैंड सस्टेन? तो ये क्वेश्चन था, तो आपके बताते कि नहीं, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, लैंड के सामने चैलेंजेस हैं। समझ में आया? अब विल द लैंड सस्टेन? अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड की बात करें, लैंड आखिरकार लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? तो अनइवनली। रिच फैमिलीज हैं, अपर कास्ट के, उनके पास में ज्यादा जमीन है, ठीक है, पुअर फैमिलीज है, उनके पास में जमीनें कम है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलो, अब लैंड तो समझ में आया। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर का था लेबर। तो अब सवाल आता है कि पालमपुर में लेबर कहां से आता है? तो आप देखते हैं कि कुछ लैंडलेस लेबर है जो दूसरे के खेतों पे काम करते हैं, ठीक है, और कुछ रिच फार्मर्स होते हैं जो लेबर्स को हायर करते हैं। तो वो लेबर अब वो हायर कर लिया, उसके बाद में अब जो खेती कर रहे हैं जो लोग, जैसे स्मॉल फार्मर्स भी है, रिच फार्मर्स भी हैं, तो पैसा कहां से लाते हैं? खेती करने के लिए 2 तरह का पैसा लगेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, कैपिटल, वर्किंग और फिक्स्ड। तो जो लार्ज फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, रिच फार्मर्स, उनके पास में क्या ट्रैक्टर वगैरह सब है, जैसे तेजपाल जैसे लोग आ गए, तेजपाल सिंह जैसे, तो उनके पास में क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, और वर्किंग कैपिटल भी उनके सेल ऑफ सरप्लस से आ जाता है। ठीक है, सेल ऑफ सरप्लस क्या होता है? तो जो प्रोडक्शन ओवर एंड अबव दी नीड होता है, ठीक है, वो सरप्लस होता है, उसको बेच के पैसा आता है और वहां से कैपिटल अरेंज होता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है ना? एक आंसर में पूरा चैप्टर हमने खेल दिया। तो ये आपका क्या हो गया, चैप्टर का एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट चैप्टर का है नॉन फार्म एक्टिविटीज, जिसको अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक्टिविटी जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से ना जुड़ी हो तो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज में आ जाएगी। जिसमें आपने क्या देख लिया, नॉन फार्म एक्टिविटीज में डेयरी, ठीक है, स्मॉल शॉपकीपिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। दैट्स इट। हाउ वाज इट? आया मजा? चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स। पहला चैप्टर आपने पढ़ा था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो उसमें आपने क्या देखा था? उसमें आपने देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फैक्टर का होता है ह्यूमन रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स को यहाँ पे समझाया गया कि ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ऐसे 10 रुपए का नोट चिपका के नहीं, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स के फॉर्म में। अब मतलब हिस्ट्री ये बताती है, जैसे जापान जैसी कंट्री जिन्होंने हेल्थ, एजुकेशन और स्किल के फॉर्म में इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या है, बेटर रिटर्न पाती है, डेवलपमेंट बेहतर होता है, लोग अवेयर होते हैं, इकोनॉमिक पोटेंशियल ज्यादा होती है। ठीक है, सकाल और विलास की 2 स्टोरी भी बताई गई है चैप्टर में, जिससे बताया गया कि कैसे ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्ट करके आप क्या कर सकते हो, बेटर रिजल्ट्स यील्ड कर सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो मार्केट एक्टिविटीज होती है जिसमें आपको क्या दिखता है कि पैसे का लेन देन हो रहा है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर नॉन मार्केट एक्टिविटीज में सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो एक्टिविटीज की जा सकती है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट की या फिर ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की बात आती है तो वो एजुकेशन के फॉर्म में, हेल्थ के फॉर्म में की जाती है। एजुकेशन के फॉर्म में कैसे की जाती है? तो ये लास्ट वाला जो आंसर हमने डेवलप किया कि सरकार ने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, जहां पे क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या बोल सकते हैं कि एक बड़ा एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे अच्छे लिटरेसी रेट अचीव करने के लिए
सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। उसी के साथ साथ में आपको मिड डे मील स्कीम जैसी स्कीम देखने को मिल रही है, जहां पे स्कूल में खाना दिया जा रहा है तो एजुकेशनल लेवल और न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव किया जा सके। वोकेशनल ट्रेनिंग, ब्रिज कोर्सेज वगैरह लाए गए ताकि एजुकेशनल वाले पार्ट पे लोगों को डेवलप किया जा सके। साथ ही साथ हेल्थ में फोकस किया तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह खोले, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह खोले, बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले, ताकि क्या हो कि लोगों की हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दिया जा सके, क्योंकि एक हेल्दी पॉपुलेशन क्या करेगी, आपको रिटर्न देगी भविष्य में। तीसरा पार्ट जो है चैप्टर का, जो लास्ट एस्पेक्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला है। क्या कि ये तो हो गया, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर ली है। अगर ह्यूमन बीइंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएंगे तो वो उतना प्रोडक्टिवली इन्वेस्ट, मतलब आपको रिटर्न नहीं देंगे। आप जो उतना प्रोडक्टिवली रिटर्न नहीं देंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमन बीइंग रिटर्न नहीं देंगे तो उसके नुकसान क्या है, उसके नुकसान समझो यहाँ पे कि ह्यूमन बीइंग जब रिटर्न नहीं दे पाएंगे तो उसके नुकसान जो है, नुकसान नहीं, ठीक है, उसके नुकसान ये है कि वो पॉपुलेशन जो है आपकी वो असेट की जगह लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तरह तरह के हो सकते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जब एक समय के लिए काम है इंसान के पास, दूसरे समय के लिए काम नहीं है। दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है कि जहां इंसान पूरी पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो मैन पावर का वेस्टेज है, इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है। इकोनॉमिक ओवरलोड के साथ साथ में आपको क्या देखने को मिलता है कि डिप्रेस्ड इकोनॉमी है, जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का गिर रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी सारी बातें। और लास्ट में कंक्लूजन वाले पार्ट पे स्टोरी बताई गई कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट से ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आती है। सो दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। पॉवर्टी एज चैलेंज, 2 टिपिकल केसेस से चालू होता है। शिवरमन और एक और भाई साहब थे किसी की, उनकी कहानी से। कहानियां नहीं पूछी जाती, लेकिन वो आपको एक कंटेक्स्ट देती है कि कैसे अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में आपको पॉवर्टी देखने को मिल सकती है, ठीक है। पॉवर्टी जो इंसान जी रहा है वो महसूस करता है, वो उससे लड़ रहा है, ठीक है, देखने को क्या मिलती है। खैर, अगर हम आते हैं तो इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन का। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होती है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर मोर प्रोन टू अपकमिंग डेंजर्स, डिजास्टर्स, पॉवर्टी, जो भी चैलेंजेस है, तो उन चैलेंजेस का खतरा जब किसी इंसान के ऊपर ज्यादा होता है तो वो वल्नरेबल कहलाता है। सोशल एक्सक्लूजन मतलब क्या है कि पुअर आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, दे आर एक्सपेक्टेड टू लिव इन अ पुअर सराउंडिंग, और ये सोशल एक्सक्लूजन होता है जिसके चलते जो कॉमन बेनिफिट्स मिल सकते थे वो उससे डिप्राइव हो गए, ठीक है। वो कॉज और कंसिक्वेंस होता है पॉवर्टी का दोनों केसेस में। फाइन, अब पॉवर्टी लाइन जो आती है तो सोशल साइंटिस्ट जो पॉवर्टी को देखते हैं तो वो ये वल्नरेबिलिटी, सोशल एक्सक्लूजन के टर्म्स में देखते हैं, और इसी को एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है जो कि मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पर बेस्ड होती है। 2400 और 2100 फॉर रूरल एंड अर्बन एरिया, 816 रुपए और 1000 रुपए रूरल अर्बन एरिया के हिसाब से वो क्लासिफाइड होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें तो ये पॉवर्टी एस्टिमेट्स हो गया, मतलब ये आपका पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद में इस चैप्टर में और भी देखो, जैसे अब इंडिया की पॉवर्टी का वो वाला एस्पेक्ट बताया गया, उसी से जुड़ी हुई और क्या चीज बताई गई है कि किस तरह से इंटरस्टेट डिस्पैरिटी है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, इंडिया में वल्नरेबल ग्रुप्स है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी मैंने आपको कहानी बताई कि कुछ स्टेट्स रिच है, कुछ स्टेट्स पुअर है। यही ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखोगे तो ग्लोबल सिनेरियो में आपको क्या देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे भी आपको पॉवर्टी जो है अलग अलग कंट्री अलग अलग तरह से है। तो जैसे पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रही है, रशिया में क्या है, पॉवर्टी रीसर्फेस हो गई है, जहां पे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी उनके हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ग्लोबल सिनेरियो हो गया पॉवर्टी का। अब बेसिकली अगर देखा जाए पॉवर्टी के कॉजेस क्या रहे होंगे, तो कॉजेस का भी एक हमने आंसर डिस्कस किया, जिसमें हमने क्या देखा कि कॉलोनियल पीरियड में पॉवर्टी, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह सब खत्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बढ़ती पॉपुलेशन एक कारण होती है। लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे लेकिन प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है तो वो उसके इंपैक्ट सीमित रह गए। बहुत सारी सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के चलते क्या है कि आदमी जो है, जैसे दहेज प्रथा हो गई है, ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स हो गए, उनके कारण क्या है, पॉवर्टी के चंगुलों में फंसा है हमारे देश में, ठीक। अब पॉवर्टी तो है, उसको टैकल कैसे किया जाए, तो 2 स्टेप, मतलब 2 क्या बोल सकते हैं ना कि 2 वे अप्रोच अडॉप्ट की गई है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाया क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डायरेक्टली लिंक्ड कॉजेज अंडरस्टैंड बाय इंटरस्टेट डिस्पैरिटी मेंशन 3। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया, कोई बोल भी नहीं रहा, और कोई बोल भी नहीं रहा, वाह यार, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, कोई बोल भी नहीं रहा उसको। हाँ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन कैसे, तो यहां पे सिंपल सा बताया गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी, तो पॉवर्टी रिड्यूस कैसे होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको एग्री करना है, अफर्मेशन देना है कि हाँ स्ट्रॉन्ग लिंक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के साथ में, और एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो विद द इकोनॉमिक ग्रोथ आपको क्या देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज ज्यादा आते हैं और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, लोगों के मतलब वेलफेयरमेंट के लिए, ठीक है, तो वेलफेयर किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 नंबर का क्वेश्चन तो आप लिख सकते हो क्या कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एजुकेशन पे, तुम भी भूल गए, वाह बहुत बढ़िया,
ठीक है सर, इतनी देर से बोल रहा हूं, थैंक यू देवांश। आपने बोला ना मन से जुड़ा, तो मुझे मन में आवाज सुनाई थी कि देवांश कुछ बोल रहा है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आपको ध्यान रखना रहेगा वाली चीज को कि हाँ क्या लिखेंगे आप कि स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो उसमें आप बेसिकली ये बताएंगे कि जैसे रिसोर्सेज जब आएंगे तो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, एक्सपेक्टिंग दैट क्या कि बच्चा जो है फ्यूचर में रिटर्न देगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हें इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम फ्यूचर में रिटर्न दो, नहीं ऐसा नहीं है। बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ से एजुकेशन पे इन्वेस्ट होगा, अल्टीमेटली दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल्स व्हिच विल रिड्यूस द पॉवर्टी। समझ में आया? तो ये केस है, फाइन। तो हाँ ये बता रहा था मैं आपको कि दो स्टेप है, इकोनॉमिक ग्रोथ से आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हो, और दूसरी स्टेप क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आप पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला सकते हो, जैसे मनरेगा के बारे में बताया, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ये सारी चीजें। और चैलेंजेस अहेड जो लास्ट टॉपिक है उसमें आपको ये बताया गया है कि पॉवर्टी को आप मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल तक मत देखिए, उसको एक रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग पे देखना होगा, जहां में उसका कॉन्सेप्ट ब्रॉडन करना होगा। सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाने से इंसान डेवलप नहीं हो जाएगा, उसके एजुकेशन, हेल्थ, ओवरऑल डेवलपमेंट, वेलबींग पे सोचा जाना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया वाला जो चैप्टर है तो बेसिकली वो आपको फूड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट बताता है। फूड सिक्योरिटी जो है तो 3 पिलर्स पर बेस्ड है, जहां पे खाना क्वांटिटी और क्वालिटी में होना चाहिए, अवेलेबल, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए, कि खाना हर इंसान तक पहुंच पाए, ठीक है, एक्सेसिबल हो, हर इंसान के लिए हो, अवेलेबल हो, और इंसान खरीद पाए, अफोर्डेबिलिटी हो। ठीक है, क्योंकि फेमाइन के टाइम पीरियड में हमने समझा कि जब सिचुएशन वर्स होती है, जहां पे बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते क्या है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाते, तो उसके इंपैक्ट जो है बहुत डेट्रीमेंटल होते हैं। ठीक है, अब इंडिया में फूड इनसिक्योर कौन है, तो जैसे आप क्या देख रहे हैं, पुअर पीपल, लैंडलेस वर्कर्स, वुमेन, ओल्ड एज पीपल, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स, ये सभी लोग फूड इनसिक्योर है इकोनॉमिकली। ठीक है, उसी के साथ साथ आप जैसे देखोगे तो सोशली भी क्या, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो सामाजिक रूप से फ्रिंजेस पे हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल है, दे आर मोर वल्नरेबल टू फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, सोशल के बाद में रीजनल टर्म्स में देखोगे तो कुछ जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा देखने को मिलती है आपको। ठीक है, तो इसी के चलते क्या है कि फूड सिक्योरिटी एक मेजर एस्पेक्ट हो जाता है, और उस फूड सिक्योरिटी में हंगर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जैसे मतलब कि जब इंसान के पास में क्वांटिटी और क्वालिटी में सफिशिएंट खाना ना हो तो ही और शी इज गोइंग थ्रू दी हंगर। हंगर सीजनल हो सकता है, मतलब एक सीजन में खाना है, एक सीजन में खाना ना हो, मेनली रूरल एरियाज में वो देखने को मिलता है, और एक सीजनल के साथ साथ में एक क्रॉनिक हंगर हो सकता है, जब एक परसिस्टेंट प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक एडुकेट क्वांटिटी और क्वालिटी में खाना नहीं मिल रहा है, तो वो क्रॉनिक हंगर होता है। ठीक है, हमने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में एक बड़ा बूस्ट दिया है। ठीक है, जहां से प्रोडक्शन बढ़ा है, जिससे लोग फूड इनसिक्योर हुए, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी तीनों इंश्योर कर पाए हम। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की अगर बात करें तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक। ठीक है, मतलब तो उसको ट्रेस बैक करोगे आप तो वो राशनिंग सिस्टम वगैरह सारा निकल के आएगा, लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है फूड सिक्योरिटी पे वो 2 फ्रंट पे है। क्या है कि गवर्नमेंट बफर स्टॉक्स क्रिएट करती है, मतलब क्या है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्रेन्स खरीदती है, स्टॉक करती है, और फिर उन बफर स्टॉक्स के थ्रू क्या होता है, बफर स्टॉक्स को राशन शॉप्स के थ्रू चैनलाइज किया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो रहता है, तो हम बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन शॉप्स होती है उनके थ्रू फूड ग्रेन्स बेचते हैं। ठीक है, सब्सिडाइज्ड रेट पे, ताकि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी खरीद पाए। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अप्रोच है फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने का। तो रैशनिंग सिस्टम जो है, तो मैंने आपको पूरा बताया उसका एवोल्यूशन, कि बंगाल फेमाइन 1940s में इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडिपेंडेंस के बाद उसको रिवाइज किया गया, तो पीडीएस सिस्टम लाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन शॉप्स होती है, जहां गवर्नमेंट लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड वगैरह बनाती है, अबव पॉवर्टी लाइन, इसे कार्ड सिस्टम होता है, और उसके थ्रू सब्सिडाइज रेट पे 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो में फूड ग्रेन्स देती है। अब इसका इवोल्यूशन हुआ विद टाइम, आपको क्या देखने को मिलता है कि पहले कवरेज यूनिवर्सल थी, फिर आरपीडीएस आया, तो बैकवर्ड ब्लॉक्स को दिया गया, फिर टीपीडीएस में, और टारगेटेड जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको दिया गया। फिर टीपीडीएस के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि टारगेटेड स्कीम चला गई, जैसे अंत्योदय अन्न योजना वगैरह, ये सारा सब कुछ। लास्ट में जैसे अगर हम देखेंगे तो रैशनिंग सिस्टम में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो मल्टीपल चैलेंजेस से कोप अप कर रहा है रैशनिंग सिस्टम, जैसे कि फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लो हो रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, लेकिन उसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे तो ग्रेनरीज ओवरफ्लो हो रही है, बहुत खाना पड़ा है, लेकिन लोग फिर भी भूखे, तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वहां पे करप्शन है, माल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स आर रोइटनिंग ओवर देयर, डिलेज इन ओपनिंग ऑफ शॉप्स। ठीक है, उसके बाद में अच्छे फूड ग्रेन्स को मार्केट में डाइवर्ट कर दिया था, पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स आर बीइंग सोल्ड। ठीक है, जो डिजर्वेबल होता है, जो पुअर, तो उनको उनके कार्ड पे दिया नहीं जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम से, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या देखने को मिलती है, ये आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिल गए फूड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में, पब्लिक सिक्योरिटी के, पब्लिक
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के एस्पेक्ट में। अब यहाँ पे कॉपरेटिव्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो जहां पे आपको क्या बताया गया, मदर डेयरी वगैरह और जो कॉपरेटिव्स का बताया गया है कि कैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वो सब एक साथ आकर जब फूड सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे तो दैट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो जैसे एडीएस, ठीक है, एडीएस के बारे में, एडीएस महाराष्ट्र एनजीओस वगैरह की मदद से किस तरह से आप फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो। दिस वाज द लास्ट पार्ट। चैप्टर में कुछ कुछ कहानियां दी है, उन कहानियों को आप एक रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। तो दिस वाज द चैप्टर फॉर फूड सिक्योरिटी। क्लास 9 इकोनॉमिक्स खत्म। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। इसी के साथ में रैपिड रिवीजन जो है वो समाप्त होता है। सारे चैप्टर्स आपकी नजरों के सामने से दौड़ के गए नहीं गए, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हाउ वाज दिस रैपिड रिवीजन सीरीज? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और सिविक्स, सारे बुक्स जो हैं उनको हमने इसी तरह से रैपिडली रिवाइज कर दिया बहुत शॉर्ट टाइम में। एग्जाम के पहले आप बार बार इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। क्लियर हुआ? उसी के साथ साथ क्लास 10 के लिए अभी जो अनअकैडमी प्लस पर मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स, जहां पर 5 सैंपल पेपर जो होंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, सोशल के लिए, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए। जैसे आपको टीचर्स ने क्यूरेट करके बनाया है जो सैंपल पेपर्स, और सिर्फ ऐसे नहीं कि सैंपल पेपर दे दिए गए, उन्हें हम क्या करेंगे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, क्लास में डाउट सॉल्विंग वगैरह भी करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स। इतने में सैंपल पेपर भी नहीं मिलता है। तो इफ यू पीपल आर प्लानिंग टू enroll in this course, use the code Digraj, DIGRAJ Digraj, and you will get a discount on this amount। ठीक है, इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इफ यू आर प्लानिंग, हरी अप। कोर्स जो है वो आज से, मेरी क्लास आज से ही स्टार्ट हो रही है। 6 तारीख से हम पहला सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो ये पूरी कहानी थी। आशा करता हूं आपको मजा आया, आपको सारी चीजें समझ में आई है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। आप रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिए, आगे और मिलेंगे इसी तरह के लेक्चर्स के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।